मेरे साथ आज डॉक्टर जवेरिया असद मौजूद हैं। मैंने जब ये सर्वे किया अपने तौर पे कि मैं जब मॉन्टेसरी डिप्लोमा करके निकली एंड जस्ट फाउंड आउट वन स्कूल इन होल पिंड इस्लामाबाद, वो वाहिद इंटरनेशनल के नाम से था जो कि प्रॉपरली मॉन्टेसरी स्कूल था। इसके अलावा अगर आप मुझे दूसरा नाम पूछें तो वो नहीं था। पाकिस्तान का अपना एजुकेशन सिस्टम है, उसकी किताबें बहुत लेंथी हैं, बच्चे को इस काबिल बनाया ही नहीं जाता और वहाँ से बच्चे की पर्सनैलिटी डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाती है। कितना होना चाहिए स्क्रीन टाइम? मैक्सिमम भी 30 मिनट्स। देखें, तशद्दुद तो किसी भी मसले का हल नहीं है, मगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ तो खैर टोटली इसका गढ़ बन चुकी हैं। दिस इज़ अलार्मिंग, वेरी मच अलार्मिंग। हमारी यूथ बर्बाद हो रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन फ्रंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन वीडियोस हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें। आज मेरे साथ इन हाउस जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन अगर आपको दूँ तो शायद हमारी वीडियो के स्टार्टअप 15 मिनट्स में इंट्रोडक्शन कम हो जाएगा। मेरे साथ आज डॉक्टर जवेरिया असद मौजूद हैं जो कि वेल नोन साइकोलॉजिस्ट हैं। एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया हुआ है। ये एजुकेशन की फील्ड के अंदर ट्रेनर भी रही हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, और डिफरेंट टीचर्स के प्रोग्राम्स डिज़ाइन भी इन्होंने किए हैं और उनको ट्रेन भी किया हुआ है। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे रिगार्डिंग टू साइकोलॉजी। अगर इनके कोर्सेज की मैं बात करूं तो रीकी, ईएफटी, सीबीटी, एनएलपी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, हाइप्नोसिस, सिल्वा जैसे इन्होंने कोर्सेज के अंदर एक्सपर्टीज जो है वो हासिल की हुई है। सो आज हम मिस जवेरिया से साइकोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम नबील, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली ऑलराइट। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। अच्छा मैम, आपके जितनी भी एक्सपर्टीज थी, कोर्सेज थी, मेरे से कुछ रह भी गई हैं, उसके लिए मैं अपॉलोजी करता हूँ। और अगर उन कोर्सेज के ऊपर हम लोग स्टार्टअप से स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक ये पॉडकास्ट में जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। मैं आपसे सबसे पहले जो स्टार्ट करना चाहता हूँ ना, वो इस इशू पे स्टार्ट करना चाहता हूँ जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और उस पर बहुत कम लोग बात करते हैं, जिसको आप चाइल्ड बिहेवियर भी कहते हैं या आप सीबीटी भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। एक बच्चा जो स्टार्टअप में, जब बच्चा ग्रोइंग स्टेज में होता है, उस पर ना वो एजुकेशन दी जाती है और ना घर के अंदर उसको वो माहौल प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकेंगे ये बच्चा बड़ा होकर माशरे के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए या फिर इस सोसाइटी के लिए कुछ ऐसे कारनामे अंजाम देगा जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा फेलियर जो है वो खुद से स्टार्ट होता है। सो मैम, इसके ऊपर आप जो है वो जरूर अपनी ओपिनियन बताइएगा। एब्सोल्युटली नबील, आपने बहुत अच्छे सवाल से स्टार्टअप लिया। बिकॉज देखिए, बच्चा एक एब्जॉर्बेंट माइंड की तरह होता है जो उसके शुरू के पहले 6 साल हैं, बर्थ से लेके 6 साल की उम्र तक उसका ब्रेन डेवलप होता है, फुली डेवलप होता है। और उस दौरान उसको जो भी इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो उसकी बुनियाद होता है। जैसे हमने कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो उसकी फाउंडेशन हम जितनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं कंक्रीट डालें और ये सारे मटेरियल्स बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पर, हालांकि हम मुसलमान हैं और हमारी जो हमारी टीचिंग्स हैं उसमें भी ये चीज़ है कि शुरू की 6 से 7 साल तक बच्चा जो है वो पेरेंट्स के साथ रहे, उनकी तवज्जो में, उनकी निगरानी में रहे। लेकिन आजकल एक बहुत ट्रेंड है कि बिकॉज आई एम मॉन्टेसरी ट्रेन, दैट्स व्हाई आई कैन से कि बच्चों को मदर्स की अपनी मसरूफियात हैं, वर्किंग मदर्स हैं, और वो जो एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी वो सिस्टम अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। तो बच्चा एक बर्डन बन जाता है पेरेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे वर्किंग कपल्स के लिए। और वो ये देखते हैं कि उसको या डे केयर में डाल दें या फिर उसको अर्ली प्ले स्कूल में डाल दिया, फिर उसके बाद 2.5 से उसकी नर्सरी और उसकी प्रॉपर एजुकेशन स्टार्ट कर दी। और मैम ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है कि ये सिर्फ वर्किंग वुमेन्स के अलावा जो एलीट क्लास है उसके अंदर अगर वो वर्किंग वुमेन्स नहीं भी है ना, तो तब भी उनके स्टेज स्टार्ट हो जाती है 1 ईयर के बाद। बच्चा 1 साल क्रॉस नहीं करता तो उसको मोंटेसोरी के अंदर या डे केयर में डाल दिया जाता है। जबकि आपने एक जिक्र किया कि हमारा इस्लाम भी हमें इस चीज़ की जो टीचिंग देता है कि बच्चे की जो 7 साल तक की उम्र होती है वो बड़ी क्रूशियल उम्र होती है, जिसमें उसकी लर्निंग अपने पेरेंट्स के साथ होना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखिए इस्लाम का हवाला भी आपने दिया, उसके बाद मैं मारिया मोंटेसरी का ज़रूर ज़िक्र करूँगी। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने इस पर बहुत रिसर्च की और उन्होंने यही कहा कि बच्चे को रिपीटेडली बार-बार एक बात कहने से इतना असर नहीं होता, इतना इफ़ेक्ट नहीं होता, जितना कि आप उसके सामने रोल मॉडल बने। अब देखिए आपने अक्सर परफेक्ट। घरों में देखा होगा छोटे बच्चे पेरेंट्स के साथ वैसे ही एक्ट कर रहे होते हैं कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बच्चों को नमाज़ सिखाने का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके सामने रोल मॉडल हैं, वो वही काम करें, वही एक्ट करें, तो बच्चा उनको सीख रहा है और वो री-एनैक्टमेंट हो रही है। सेम लाइक दैट अगर उसको 6 सालों में हर अच्छी चीज़ जो आप समझते हैं कि लेटर ऑन उसने जो भी बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, व्हाटएवर ही वांट्स टू बी, लेकिन जो उसकी फाउंडेशन है बहैसियत इंसान, उसको आपने इसी उम्र में मजबूत करना है। उसमें आपने उसको सारी नॉर्म्स और वैल्यूज़ अपने एक्सेस सिखानी है, जो कि हम अनफॉर्चुनेटली नहीं प्रोवाइड करें। हम उसको स्कूल भेज देते हैं, कारी साहब आ जाते हैं, फिर ट्यूशन का बहुत कल्चर है हमारे मुल्क में, वेदर पेरेंट्स आर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, दोनों सूरतों में बच्चे को वो ये समझते हैं कि हमारा अब फ़र्ज़ ये है कि हम एक बड़े स्कूल में डाल दें, हम उसको कारी साहब के लिए दीनी तालीम उनके हवाले कर दें और बाकी जो टाइम बचा खुचा उसके बाद थोड़ा बहुत होता है वो मोबाइल की नज़र हो जाता है। तो बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशो-नुमा दोनों ही इफ़ेक्ट होती हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि ज़हनी और जिस्मानी दोनों कैसे होती हैं? तो उसका आंसर ये है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चों का वो बहुत बढ़ चुका है। उसकी वजह से वो बाहर जाना, खेलना, कूदना इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करते। मैं बात कर रही हूँ 90% ऑफ द फैमिलीज़ की, बिकॉज़ पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता। पहले कल्चर होता था बच्चों को पार्क घुमाने लेके जा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, स्कूल्स में ऐसी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। आजकल स्कूल भी छोटे होते जा रहे हैं और इनडोर स्पोर्ट्स का कल्चर आ गया है और सबसे बड़ा इशू जो है हमारे माशरे का वो है स्क्रीन, जिसकी वजह से बच्चों के ज़हनी मसाइल बहुत बढ़ रहे हैं। चूँकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, इसी फ़ील्ड में डील कर रही हूँ, तो ना सिर्फ़ ये कि ज़हनी मसाइल, उनके बिहेवियर इश्यूज़, उनके इस तरह के सोशल लाइफ़ उनकी बहुत डिस्टर्ब हो रही है और इसके अलावा बहुत से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, शायद आपके इल्म में हो या ना हो, ऑटिज़्म, एडीएचडी और डिस्लेक्सिया, इसके अलावा सोशल एंग्ज़ायटी, इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं, सेंसरी इश्यूज़। तो नाम लेना तो शुरू करें तो इस तरह के तो बहुत से इश्यूज़, एक लिस्ट है हमारे पास, मगर ये प्रॉब्लम जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर जुवेरिया, आप ना मोंटेसोरी डिप्लोमा होल्डर भी हैं, जो कि बहुत कम आई थिंक जो है ना डिप्लोमा होल्डर्स पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी मोंटेसोरी इंस्टीट्यूट हैं या डे केयर सेंटर्स हैं, क्या वो एजुकेशन दे रहे हैं जो उन बच्चों को देनी चाहिए? अगर मैं कंपैरिजन करूं चाइना के साथ, चाइना के अंदर जो इस लेवल के ऊपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, आपको कहीं पे बुक्स नजर नहीं आती। खैर हमारे भी मोंटेसोरी में बुक्स तो नहीं होती हैं, लेकिन वो जो आपके प्ले ग्राउंड के अंदर प्लास्टिक के टॉयज होते हैं उनको रख के एक कमरे के अंदर तो मोंटेसोरी स्टार्टअप कर दिया जाता है। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? जी नबील, ये आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया कि हमें जगह-जगह पे नज़र आएगा मॉन्टेसरी स्कूल ना। अनफॉर्चुनेटली मैंने जब ये सर्वे किया अपने तौर पे कि मैं जब मॉन्टेसरी डिप्लोमा करके निकली, एंड जस्ट फाउंड आउट वन स्कूल इन होल पिंडी इस्लामाबाद, वो वाहिद इंटरनेशनल के नाम से था, जो कि प्रॉपरली मॉन्टेसरी स्कूल था। इसके अलावा अगर आप मुझे दूसरा नाम पूछें तो वो नहीं था। अभी अगर हम देखें तो इट्स बीन लॉन्ग, क्योंकि मुझे तो बहुत अरसा हो गया इस फील्ड में, तो अभी कुछ इदारे हैं हार्डली गिने चुने, मेरा ख्याल है हार्डली 10 से 12 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पास प्रॉपर मॉन्टेसरी जो एक अपरेटस है ना वो अवेलेबल है। अब मॉन्टेसरी अपरेटस जो होता है दैट इज़ मैंडेटरी और उसकी तो टीचिंग ही डिफरेंट है। उसमें किताबें इस्तेमाल नहीं होती, उसमें ये वर्कशीट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें इन चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट इज़ टोटली डिफरेंट थीम। डॉक्टर साहब, अगर हम एक्टिविटीज़ की भी बात करें ना, तो मैंने जहाँ तक देखा, आपकी तो क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने जहाँ तक देखा ना, एक मोंटेसोरी के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ है ना, वो आई थिंक आप ये भी गीगा मॉल के अंदर जो ऊपर प्ले लैंड है ना, 700 रुपये देकर ना वहाँ पर आपको ज़्यादा वो एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। मैं एग्जैक्टली। बात कर रहा हूँ उस इन्वायरमेंट की जो मतलब एक एरिया रख दिया हुआ है, वहां पे कार्ड्स लगा दिए हैं या कलरिंग का कर दिया हुआ है, वो तो आपके बच्चों को वैसे भी एक जगह पर प्ले लैंड के अंदर जाकर चीजें मिल जाती हैं। बिल्कुल मिल जाती हैं। देखिए मॉन्टेसरी से इस चीज़ का कोई दूर-दूर तक ताल्लुक नहीं है। मॉन्टेसरी ट्रेन्ड बच्चा अगर उसको प्रॉपर मॉन्टेसरी एजुकेशन दी जाए तो वो बाय द एज ऑफ 6 और 7
वो माशाल्लाह मिलियंस तक काउंटिंग कर सकता है विद द हेल्प ऑफ बीड्स। बीड मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू उनको हम ये चीज़ें सिखाते हैं। फिर लेसेस टाई अप करना, बिकॉज़ इस एज की डिमांड ये है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट एग्जैक्टली। बनाया जाए। फिर उसको बटन्स बंद करना, लेसेस टाई अप करना, फिर पानी पोर करने का क्या तरीका है, उसकी मस्कुलर डेवलपमेंट, ये बहुत ये कहाँ नाजुक-नाजुक पे से हो रहा हाथ है, होते ये हैं। जो आप जिक्र ये कर रही है, ये कहीं कहाँ पे पे हो रहा है? यही तो मैंने आपसे ज़िक्र किया कि गिने-चुने हार्डली 10 इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी इस वक़्त हमारी आर्मी के ही ऐसे इदारे हैं जो खुशकिस्मत हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज़ हैं, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। हालाँकि इतनी महँगी किट इसमें नहीं है, क्या मैडम मगर अफोर्डेबिलिटी की बात लेकिन है? किट की बात है, सिर्फ़ किट आ जाती है तकरीबन कोई 10 से 12 लाख रुपए में टोटल किट आ जाती है। और जितनी हाई फीसेस चार्ज की जा रही होती हैं एग्जैक्टली। और ये सब कुछ आप पेरेंट्स से ले रहे होते हैं, और पेरेंट्स को इतना बर्डनाइज किया हुआ है, आज ये कलर डे है तो इस कलर के ड्रेस पहना दें, इस कलर का फूड दे दें। ओनली कलर्स के अलावा आप मुझे अगर बता दें बच्चे की लर्निंग क्या हो रही है। ग्रेड वन की अगर आप बुक देखें तो ब्रिज नहीं कर रहे उसको, कि नर्सरी और प्ले ग्रुप, नर्सरी और केजी के बाद जब बच्चा ग्रेड वन में जाता है तो इट्स अ ह्यूज फॉर, कि उसके सामने एक पहाड़ खड़ा होता है, कि उसकी किताबें इतनी बड़ी-बड़ी हैं, ख़ास तौर पे अगर हम अपने माशरे की बात करें, क्योंकि मैं अब दोनों फ़ील्ड्स को लेके चल रही हूँ, तो उसमें ये होता है कि एजुकेशन सिस्टम में ख़ास तौर पे बोर्ड सिस्टम, जो पाकिस्तान का अपना एजुकेशन सिस्टम है, उसकी किताबें बहुत लेंथी हैं। बच्चे को इस काबिल बनाया ही नहीं जाता, 3 साल से उसको वैसे ही स्कूल में रखा होता है, और उसके बाद वो इस काबिल भी नहीं होता कि वो ग्रेड 1 की जो टफ़ चैलेंजिंग बुक्स हैं, उनको वो कवर अप कर सके, और वहाँ से बच्चे की पर्सनैलिटी डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाती है। दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। जी। अच्छा मैम, आपने ना अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कुछ एब्रीविएशंस का, उनसे हम स्टार्ट करते हैं। ये ऑटिज्म क्या है? ऑटिज़्म बेसिकली एक मेंटल डिसऑर्डर ही कह सकते हैं आप, कि बच्चे की कुछ चीज़ें जो हैं वो आम बच्चों से डिफरेंट होती हैं। इन बच्चों को हम डिफरेंटली एबल बच्चे कहते हैं, स्पेशल बच्चे नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपको याद हो, एक मूवी बहुत फेमस हुई थी तारे ज़मीं पर, जी जी बिल्कुल। बहुत फेमस हुई थी, वो थी ही ऑटिज़्म पे। उस बच्चे की आपने वो देखी होंगी एक्टिविटीज़, कि वो एग्जैक्टली। परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा था स्कूल में, उसकी रिकग्निशन वीक थी, वो आइसोलेटेड था, और जो उसकी फीलिंग्स थी वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर जबकि सकता वो था। बच्चा नॉर्मल था। बिल्कुल, बच्चा नॉर्मल था, माशाल्लाह फ़िज़िकली उसको कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, उसके हाथ-पाँव, उसकी सुनने की एबिलिटी, बोलने की, सब ठीक थी। मगर जहाँ बोलने की बात आती है, तो जो उसकी फीलिंग्स थी वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, वो 100% अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आइसोलेटेड होते हैं, और वो समझ नहीं पा रहे होते। ये चीज़ों को समझना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। सिमिलर अल्फ़ाबेट्स को वो डिफ़रेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे अगर सी, ओ, इस तरह के जो हम जिनको हम कहते हैं ग्रास लेटर्स, तो ग्रास लेटर्स को रिकग्नाइज़ करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी में फिर जैसे बी और डी सिमिलर होते हैं, तो इस इनको हम स्काई लेटर्स कहते हैं अपनी मॉन्टेसरी में, इस तरह से। तो वो उनको भी नहीं कर पाते आइडेंटिफ़ाई। फिर उसी इसी से रिलेटेड चलते-चलते उनको फिर आगे स्पेलिंग्स का इशू आता है, फिर उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, परफॉर्मेंस डाउन होने से उनको डाँट पड़ती है, वो प्रेशराइज़ होते हैं। पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर बच्चा नहीं परफॉर्म कर रहा और उसकी इस तरह की चल रही है कि वो रूटीन, कि वो खामोश रहता है, वो बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं है उसकी, किसी के साथ बातचीत नहीं है, तो उनको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए किसी थेरेपिस्ट से। आजकल तो स्कूल्स में भी थेरेपिस्ट होती हैं, और एक स्पेशल कॉर्नर होता है। अच्छे स्कूल्स की बात कर रही हूँ, हर स्कूल की बात नहीं कर रही। ये भी अलमिया है, हमारे स्कूल में हमारे मुआशरे में डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज़्यादा है कि आपके पास लेवल्स हैं स्कूल्स के। मगर ये कि अच्छे स्कूल जो है, जो कि गिने-चुने 2-4 ही हैं, वहाँ पर ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो इन बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये ना ऑटिज्म को मैं बेसिकली अपने व्यूअर्स के लिए ना ज़रा सा एलेबोरेट करवाना चाहता हूँ, लेकिन एक स्टेज के ऊपर। देखिए एजुकेशन स्टेज के ऊपर ना आप जैसे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, चलें ज़्यादा इंस्टीट्यूट में नहीं है, कुछ कम इंस्टीट्यूट्स में हैं, वो कहीं ना कहीं उसको टैकल कर लेते कर हैं। लेते लेकिन हैं। आपसे जो मेरा एक स्टेज के ऊपर एलेबोरेशन चाहिए ना, वो है घर की स्टेज, वो है पेरेंटल स्टेज। आप मुझे कुछ स्टेजेस ऐसी बताएं हमारी ऑडियंस के लिए कि आप वो कैसे जो है वो एलेबोरेट या फिर आइडेंटिफाई कर सकती हैं पेरेंट कि मेरा बच्चा जो है वो ऑटिज्म से गुजर रहा है, और फिर उसका कौन सी उसकी थेरेपीज हैं या उसका हल क्या है? बिल्कुल सही। हाँ, इसको हम ऐसे देख सकते हैं नबील, कि देखिए एट द एज ऑफ 3, आई गेस, जब बच्चों की वॉक स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चे बोलना भी शुरू कर देते हैं, खाना पीना में इंडिपेंडेंट हो रहे होते हैं, कि छोटे छोटे नवाले ले सकते हैं खुद।
इस एज में मदर्स को चाहिए ख़ास तौर पे, क्योंकि मदर सबसे ज़्यादा क्लोज होती हैं, तो वो ऑब्जर्व करें कि क्या वो मुकम्मल वर्ड्स बोल रहा है, वो स्टैमरिंग तो नहीं कर रहा, वो हकला तो नहीं रहा, या वो बिल्कुल खामोश तो नहीं है। क्योंकि मेरे के नॉलेज में ऐसे केसेस भी आए हैं कि मदर्स को 6 साल की उम्र तक पता ही नहीं चला कि बच्चा ऑटिस्टिक है। और ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसके सिम्टम्स एट द एज ऑफ 3 और 3.5 स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें उसका कंट्रोल, अपना कंट्रोल, समटाइम्स उसका यूरिन कंट्रोल भी होता है, समटाइम उसका इमोशन कंट्रोल, कि वो फ्रस्ट्रेशन को हैंडल नहीं कर सकता तो वो चीज़ें फेंकना शुरू कर देगा। आप नोटिस करिए कि कोई इतनी एंगरनेस आ एंगर, जाती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट जिसको आप कह सकते हैं, आम अल्फाज में, आम अदर्स के लिए अगर बात करूँ, तो इस तरह की चीज़ें अगर वो बच्चों में नोटिस करें, और ये देखें कि ये रूटीन है उसकी, ये नहीं कि एक आध हफ्ते में एक आध दफ़ा हो गया, दैट इज़ नॉर्मल। मगर अगर उनको लगता है कि ये फ्रीक्वेंट हो रहा है और वो नहीं मैनेज कर पा रहा, उसकी किसी चीज़ में फॉर एग्जांपल कोई चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको पेन हो रही है और वो बता नहीं पा रहा, वो बिला वजह रो रहा है, तो इस तरह के बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनको उनको देखना चाहिए। और करीबी पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर्स को इनिशियल स्टेज पे समझ आ जाती है अच्छा किसी भी डॉक्टर साहबा, मेडिकल आप ये स्पेशलिस्ट को। समझती हैं कि जो स्क्रीन टाइमिंग है वो भी इसका कहीं ना कहीं एलिमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। स्क्रीन टाइम तो ख़ैर इज़ अ किलिंग आवर केस ओके। बेसिकली, उनका तो स्क्रीन टाइम इज़ हॉटेस्ट टॉपिक नाउअडेज़, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिट किया जाए, बिकॉज़ डिजिटल ऑटिज़्म इसकी नेक्स्ट स्टेज है। अच्छा, इसमें ना, अगर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें ना दो, मैं इसलिए आपको दरमियान में बता रहा हूँ ताकि मेरे ज़हन से ना निकल जाए। जी, जी। अच्छा, इसमें ना दो फिनोमिनाज हैं बड़े इंपॉर्टेंट हुँ, हुँ। फैमिलीज में, क्योंकि जहाँ पर जॉइंट फैमिलीज में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पर आपने ये अक्सर देखा होगा कि जो सास ससुर हैं या फिर वो इस चीज़ के ऊपर बड़ा कर रहे होते हैं कि बच्चों को मोबाइल दे दिया, सारा दिन जो है ना वो बैठे होते हैं, इनको मत दो, हुँ, ये ना करो, वो ना हुँ। करो। लेकिन कुछ जगहों पर मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर आप स्क्रीन टाइम कंट्रोल देखें, आप रोक नहीं सकते। मेरा अपना ओपिनियन है कि मैडम आप रोक नहीं सकते। नहीं, रोक आप नहीं बच्चे सकते। को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि माशरा है ना, वो आपके घर में नहीं है तो कज़न के घर में जाके देखेगा, वहाँ पर कार्टून्स हैं। अब ये डिपेंड क्या हम पे नहीं करता, पेरेंट्स पे नहीं करता कि आप कौन से कार्टून्स दिखा रहे हैं। मतलब मैं अपने बच्चों को डोरेमोन नहीं दिखाता, बीम वगैरह नहीं दिखाता, या इस तरह के जो माइंड के साथ मतलब खेलने वाले कार्टून्स हैं, मैं वो नहीं दिखाता हूँ। हमारे इस्लामिक कार्टून्स भी हैं, एजुकेशनल कार्टून्स भी हैं। अब मेरा बेटा जब उसने ज़्यादातर लर्निंग जो है ना, ख़ास तौर पे अल्फ़ाबेट्स की, कलरिंग की, और उसके अंदर स्केचिंग का शौक कार्टून से उसने अडॉप्ट किया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इट्स वेरी वास्ट। अगर अब मैं इसको सम अप करूँ, ठीक है? वन बाय वन बात करते हैं, इस तीनों चीज़ों को सेपरेटली डील करते हैं। देखिए, एक होता है ऑब्वियसली जॉइंट फैमिली, एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। कोई ना कोई होता है जो बच्चे को टाइम दे रहा होता है, बच्चे से बात कर रहा होता है। एक्चुअली वही बात आ जाती है कि 6 साल तक बच्चे को तवज्जो और प्यार की ज़रूरत है। हम बिल्कुल। उसको ना वो तवज्जो दे रहे हैं, ना वो प्यार दे रहे हैं, हम उसको सिर्फ़ फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम उसको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको अपने इमोशंस और वो अटैचमेंट जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है। जहाँ जॉइंट फैमिलीज़ हैं वहाँ पर तो चलें किसी हद तक मैनेज हो रहा है। अब फिर आ जाती है बात स्क्रीन टाइम की। स्क्रीन टाइम इस एज के बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है। जितनी भी रिसर्चेज़ आज तक हुई कितना हैं, होना चाहिए स्क्रीन टाइम? मैक्सिमम भी 30 मिनट्स वन गो में, सिर्फ ओके। 30 मिनट्स। ओके। अगर आप 40 मिनट्स तक एक ही चीज़ बच्चे को दिखा रहे हैं, तो वो फिर उसके माइंड में इनकलकेट होना शुरू, यानी कि उसके वो पक्की होना शुरू हो जाती है कि वो काव हो जाएगी और वो चीज़ें फिर उसके बिहेवियर का हिस्सा बनना शुरू हो ओके। जाती हैं। तो बी वेरी केयरफुल कि बच्चा क्या देख रहा है, बच्चों की गेम्स कैसी हैं। नॉट ओनली लाइक 3 से 4 साल के बच्चे तो चले कार्टून्स ही देख रहे होते हैं ना, और ये एक आसान भी है, लेकिन कार्टून, ऑल काइंड ऑफ कार्टून्स जो है ना, दे आर नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। अब ये तो बहुत बड़ी रिसर्च है, एक बहुत बड़ी बहस है। अगर हम इनको नाम लेंगे तो मल्टीपल बहुत एग्जैक्टली। इश्यूज भी सामने आ एग्जैक्टली। सकते हैं। नाम लिए बगैर अगर मैं आपको बताऊं तो ये बिल्कुल भी हेल्दी एक्टिविटी नहीं है बच्चों के लिए। हाँ, राइम्स ज़रूर है, राइम्स आप ज़रूर प्ले करवा दें। राइम्स के बाद आप उनको किसी और एक्टिविटी में, इसमें आप मदर को एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है। अब मदर भी मोबाइल में बिजी है, मसला तो यही आ जाता है, बिल्कुल। उनकी अपनी सोशल लाइफ है। तो एक एक्टिविटी आपने वन गो में दे दिया, चले एक एक्टिविटी करा दी, उसके बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी करा ले, खाना खिला दें, कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान करें, बाहर ले जाएं, कुछ करें। मगर कोशिश करें कि अगर आपने 2-3 दफ़ा मोबाइल उसको देना ही है तो वो डिफरेंट टाइमिंग्स पे दें।
नॉट इन द वन गो कि आपने 2 घंटे के लिए मोबाइल देके उसको छोड़ दिया है और आपने इतनी देर में अपने सारे काम खत्म कर लिए हैं घर के। हम्म। तो वो आप अपने काम अपने लिए तो आसानी पैदा कर रही हैं, मगर अपने बच्चे के लिए इंतहाई इंतहाई डेंजरस एनवायरनमेंट आप उसको दे रही हैं कि उसमें वो कुछ भी देख सकता है। और एक चीज़ होती है सबलिमिनल मैसेजेस। अब ये बहुत बड़ी बात मैं कर रही हूँ, बट द पॉइंट इज कि थ्रू आउट द वर्ल्ड ये कंट्रोवर्सी है ग्लोबली कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ब्रेन वॉश करनी होती हैं आपने, ख़ास तौर पे नई जनरेशन का, वो इन्हीं चीज़ों के थ्रू आप करते हैं जो ओके। सबसे ज़्यादा वॉच की जा रही होती हैं। तो इन चीज़ों के लिए पेरेंट्स की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स की काउंसलिंग और उनकी गाइडेंस जो है ना, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, एडीएचडी ये क्या टर्म है, और हम्म। इसकी आप जरा इलेबोरेट भी कर दीजिएगा कि इसकी एब्रीविएशन क्या बनती है। अच्छा, ADHD is also very common nowadays, attention deficit hyperactivity disorder। अब ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर है, इसको डिसेबिलिटी नहीं कहेंगे, ओके। डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है। और ये बच्चों में इसलिए भी, कुछ बच्चों में तो बाय बर्थ होता है, वो तो अब कह नहीं सकते, अल्लाह की तरफ से है, और उसमें तो हम नहीं कोई भी रोल प्ले कर सकते, लेकिन कुछ बच्चों में ये डेवलप हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से, चूँकि उनको कोई और एक्टिविटी मिल नहीं रही होती है, और वो ऐसी गेम्स खेल रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं वो, और उनके अंदर वो एड्रेनलिन, आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा कि ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो जी हार्मोनल बिल्कुल। इम्बैलेंस की वजह से बच्चे पे बहुत ज़्यादा इन मसलों का शिकार हो जाते हैं। फिर उसमें इनके मूड स्विंग्स बहुत आते हैं, उसमें वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, बैठते नहीं हैं किसी जगह पे टिक के, पेरेंट्स को भी तंग किए रखेंगे, स्कूल जाएंगे तो क्लास में दूसरे बच्चों को तंग करेंगे, टीचर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इन बच्चों को, इनका अटेंशन स्पैन जो है ना, वो भी बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो ये बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, इनके लिए भी थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, इनकी एक्टिविटीज़ को प्लान करना पड़ता है, इनका एक टाइम स्केड्यूल बनाना पड़ता है। तो हर चीज़ आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर एक मेंटल डिसऑर्डर की तरफ ले जाती हैं। और डिप्रेशन में क्यों इतना इजाफा हो रहा है कि यही छोटी छोटी चीज़ें जिनसे अभी तक पेरेंट्स अभी अवेयर ही नहीं है। इसके अलावा बहुत अभी आगे लंबी लिस्ट है जिसको हम डिस्कस करें। तो ये सारी चीज़ों की सबसे बड़ी रीज़न पेरेंट्स का अनअवेयर होना, पेरेंट्स का अपने आप को मतलब फ्री करना, अपने आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी देना, और बच्चे को कम वक्त देना। फिर तीसरी बात आपकी आ जाती है स्क्रीन टाइम की, और चौथी बात थी कि आप लोग अभी तक, मतलब हमारा मुआशरा अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा कि कौन सा दौर जा रहा है, 2025 है, इसमें हर इंसान को थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने थेरेपिस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। हम लोग ये समझते हैं कि कोई सिवियर इशू होगा, पागलपन की हद तक हम चले जाएंगे, शिज़ोफ्रेनिया तक चले जाएंगे, तो फिर ही हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की तरफ जाना है। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी भी आनी बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को भी चाहिए थेरेपी। और थेरेपी मीन्स ये नहीं कि आपका कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपने अपने मसाइल को किस तरह हल करना है, अपने बच्चों का ब्रॉटअप किस तरह से करना है, उनकी तरबियत कैसे करनी है, और किस तरह उनको माशरे के लिए एक फ़ाल और एक मुफीद इंसान बनाना है। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, ये जो आपने भी बात की है ना, पाकिस्तान में नहीं है, इवन हम लोग अगर यूके में, यूरोप में देखें, या बहुत सारी हम लोग मूवीज के अंदर भी देख रहे होते हैं कि हर इंस्टीट्यूट का अपना एक साइकोलॉजिस्ट पैनल होता है। जो आपने बात की ना कि जी हमें जी ये बिल्कुल। सिर्फ उस सिम्टम में नहीं जाकर हमें जरूरत पड़ती है, जैसे अगर कोई पुलिस वाला कोई ऐसा केस डिसहैंडल हो जाता है तो उसको पहले वो काउंसलिंग के लिए भेजते हैं साइकोलॉजिस्ट के बाद, फिर दोबारा वो री ड्यूटी एब्सोल्युटली। ज्वाइन करता है। इसी तरह आप एजुकेशन सेक्टर में, आपसे कोई मिसहैप हो गया, आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया, इवन आप उस ट्रॉमा के अंदर हैं, तो जब तक आप वो साइकोलॉजिकल टेस्ट पास नहीं कर लेते हैं तब तक आप बिल्कुल। दोबारा जॉब पे नहीं आ सकते हैं। तो यहां पर हमारे ये भी तो है ना मैडम कि इतनी हाईली चार्ज किया जाता है साइकोलॉजिस्ट, चाहे वो चाइल्ड बिहेवियर से रिलेटेड हो या अडल्ट से रिलेटेड हो, चार्जेस की वजह से तो भी लोग नहीं ना जाते। नबील, ऐसा है कि देखिए, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, दीज आर टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। साइकेट्रिस्ट वो होते हैं जो कि मेडिसिन के थ्रू आपको हेल्प करते हैं, एंड दे कैन नॉट हेल्प यू आउट इन एनी अदर केस। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो थेरेपीज़ के थ्रू आपको हेल्प करते हैं। और थेरेपीज़ और इन जो ये जो डिफरेंट मेथड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, दे आर नॉट वेरी मच कॉस्टली। लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है कि शायद, ज़ाहिर है आप डॉक्टर के पास भी तो जाते ही हैं ना, उनको भी तो फीस पे करते ही हैं, बिल्कुल। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दोज डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट की चार्जेस बहुत कम होते हैं और बहुत नॉमिनल होते हैं। अब तो इंस्टीट्यूट में भी खैर ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं,
और वहाँ पर आपको एज़ कम्पेयर टू द हॉस्पिटल्स 50% ऑफ भी मिल रहा होता है। पेरेंट्स को मैंने यूजुअली नोट किया है, जैसे मैं इंस्टीट्यूट में सर्व कर रही हूँ, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, तो वहाँ पर आते हैं पेरेंट्स तो बड़े हैरान होते हैं कि अच्छा बस यही चार्जेज़ है। तो अब मैं यहाँ पे मेंशन तो नहीं कर सकती, लेकिन इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। और एक जो नॉर्मल डॉक्टर है, क्या उससे ज्यादा जो एक नॉर्मल डॉक्टर की फीस होती है, जी क्या जी, उससे ज्यादा है या नहीं नहीं लोएस्ट है? नहीं, नॉर्मल डॉक्टर्स तो आजकल बहुत हैवी चार्ज कर रहे हैं। एक स्पेशलिस्ट की आप कंसल्टेशन लें तो मिनिमम 5000 है, और एग्जैक्टली। थेरेपिस्ट की कंसल्टेशन इससे कहीं कम है, ओके। ऑलमोस्ट लाइक 50% कम भी हो सकती है। डिपेंड्स कि वो आपको ऑनलाइन की भी फैसिलिटी दे रहे हैं, अब उनके हॉस्पिटल में उनकी अवेलेबिलिटी है, स्कूल्स में उनकी अवेलेबिलिटी है, पर्सनल क्लिनिक्स भी हैं। तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल आपको ऑनलाइन कंसल्टेशंस पड़ती हैं कि आप वहाँ पे लेस पे करके ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। देखिए कोविड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई थी, हमारे सोसाइटी में भी खैर कुछ काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हुई कि बहुत ज़्यादा लोग आइसोलेट हो गए जब, तो उन्होंने फिर थेरेपी का सहारा लिया। और यूरोप और अमेरिका से तो खैर हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, वहाँ तो एवरी स्टेप पे आपको थेरेपिस्ट एग्जैक्टली चाहिए। एग्जैक्टली। यहाँ पर अभी अवेयरनेस की बहुत कमी है, और हम लोग इसके लिए सोच रहे हैं कि कोई ऐसी कैंपेन जो है वो स्टार्ट करें कि लोगों को अवेयरनेस आए कि थेरेपिस्ट के पास जाना एक शेमफुल चीज़ नहीं है। एक आप अपनी हेल्प के लिए जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही थेरेपिस्ट के पास जाए। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, ये डिसलेक्सिया के बारे में थोड़ा बताएं। डिसलेक्सिया भी एक मेंटल डिसऑर्डर ही है। इसमें बच्चों की एबिलिटी जो है ना, लर्निंग एबिलिटी, वो कम होती है। इसमें ये होता है, ये नहीं हम कह सकते कि डिसलेक्सिक चाइल्ड जो है वो पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसको आउट ऑफ द वे जाके उसके लिए सिलेबस डिज़ाइन करना पड़ता है। वो जो एक एवरेज एक क्लास में चल रहा है ना कोर्स, उसको वो कोप अप नहीं कर पाएगा, उसको स्पेशल क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको थेरेपी के साथ भी हैंडल करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ ट्रीटमेंट। उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है, उसके साथ थेरेपीज़ भी चाहिए होती हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि उनको आइसोलेट कर देना चाहिए या वो स्पेशल स्कूल में चले जाएँ। दे कैन गो अलॉन्ग विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स, बट विद सम एफर्ट्स। नहीं, तो डिसलेक्सिया में वो स्टूडेंट्स भी आते हैं, अब जैसे नॉर्मल फॉर एग्जांपल एक बच्चा बहुत ज़्यादा शौक से पढ़ रहा है अपने स्टार्टअप लेवल के ऊपर, लेकिन एक बच्चा उसका इंटरेस्ट नहीं है, बुक्स में नहीं है, पढ़ाई में नहीं है, उसको मतलब लर्निंग समझ नहीं आती, आप उसको भी नहीं, डिसलेक्सिया के इसके लिए पहले अंदर? तो टेस्टिंग ज़रूरी होती है, ओके। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं और डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ, साइकियाट्रिस्ट कंसल्टेशन के साथ, जो मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि साइकियाट्रिस्ट को इसके भी कोई दिखाना सिम्टम्स पड़ता है। अगर आप इसके बताएं तो? सिम्पटम्स यही है, डलनेस, बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना, बात नहीं करना इसके बारे में कि मतलब उनको समझ आ रही है नहीं आ रही है, आंसर नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वाइट रहते हैं। ओके। और फिर ये समझना पड़ता है, थेरेपिस्ट ही इसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं। टीचर तो यही समझते हैं कि ये डल स्टूडेंट है, ये नालायक है, ये तो बिल्कुल ही नहीं एग्जैक्टली। बोलते, लेकिन नहीं, टीचर को ये यहाँ पे टीचर की जिम्मेदारी है इस क्लास में और घर में पेरेंट्स की। जैसे हमारे पास एक दो केसेस आए तो मदर्स ये कहती हैं मुझे समझ नहीं आती, स्कूल तो जाती है, पढ़ती भी हैं, लेकिन ना नंबर आते हैं ना लिखती हैं। तो भी आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड तो करें और ना कि टीचर्स नहीं अब लिख रही तो क्या रीज़न है, उससे पूछें। तो वो ये बताएंगी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैंने क्या लिखना है। और वो जब उनसे लिखवा के देखा जाता हम्म। है तो उन्होंने सारे अल्फ़ाबेट्स इकट्ठे लिखे हुए होते हैं, वो उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे होते। उनके यहाँ पे कॉग्निशन प्रोसेस जो उनका होता है ना, कि वो समझ रहे हैं उसको कि ये वर्ड मैंने सेपरेट लिखना है, इसका ये मतलब है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्लो होती है लेकिन इसकी उनकी। तो डॉक्टर जवेरिया थेरेपी ऑलरेडी शुरू से चलती आ रही है ना, कुटाई जिसको हम कहते हैं। एट द कुटाई। एंड पेरेंट्स आते हैं घर में और वो बच्चे को खूब जो है ना वो पिटाई लगाते हैं। जी नबील, आपने बड़ा फ़नी क्वेश्चन किया। कहने को तो हम इसको एज़ अ फ़नी लेते हैं कि बच्चों की कुटाई होती है, मारपीट की। देखिए तशद्दुद तो किसी भी मसले का हल नहीं है। आपने ऑब्ज़र्व किया हो अगर मूवीज़ वग़ैरह में भी, बाहर कहीं अगर यूरोप अमेरिका की बात कर रही हूँ कि कहीं रॉबरी भी होती है ना, डाकू भी आ जाते हैं, तो वो ये देखते हैं कि बच्चे किस रूम में हैं, खेल रहे हैं, नहीं भी खेल रहे तो उनको वो टॉयज़ के साथ बिज़ी करके उस रूम को एग्जैक्टली लॉक एग्जैक्टली करके फिर रिवॉल्वर निकालते एग्जैक्टली। हैं, फिर गन्स निकालते हैं और लूट के चले जाते हैं। वहाँ बच्चों की इतनी केयर की जाती है, बच्चों को मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनको नर्चर किया हमारे जाता है। यहाँ पे सारी फ्रस्ट्रेशन हमारे बच्चों पे यहाँ तो निकलती है। हमारे यहाँ तो मदर को किसी बात के ऊपर गुस्सा आया, चाहे वो मदर इन लॉ है, चाहे वो नन का गुस्सा है, चाहे वो कोई भी उनको इंसिडेंट हुआ, उन्होंने बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया, फादर ने सारे दिन की फ्रस्ट्रेशन आके जो है वो बच्चे पे निकाली।
और अनफॉर्चुनेटली हम बच्चे की पर्सनैलिटी टोटली तबाह कर देते हैं। ये सभी चीज़ें वही हैं कि देखें, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि फर्स्ट 6 इयर्स जो होते हैं बच्चे की लाइफ के, वो होते हैं कि वो एब्ज़ॉर्बेंट माइंड है, वो एब्ज़ॉर्ब करे। जैसे आपने देखा होगा एक स्पंज पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल। बच्चे का माइंड वो सब कुछ एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है प्रेगनेंसी से, जहाँ से वो मदर्स वूम में एक छोटा-सा फीटस होता है, वहाँ से लेकर 6 साल की उम्र तक टोटली वो अपने एनवायरनमेंट से लर्न कर रहा होता है। अगर आपके नॉलेज में हो या आपने कभी सुना हो, हम वैसे तो सो कॉल्ड यहूदियों की बात करते हैं कि वो बहुत इस तरह की, बट दे आर वेरी ब्रिलियंट माइंड पीपल। क्यों? क्योंकि वो अपनी जितनी भी खवातीन उनकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनसे वो मैथमेटिक्स करवाते हैं, ओके। उनसे वो इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करवाते हैं कि उसका इम्पैक्ट बच्चे पे जा रहा है, और जो बेबी आने वाला है दुनिया में वो पहले से ही इतना शार्प माइंड आता है, और फिर उसको वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट में 10 साल की उम्र तक रखते हैं, और वो उनके बच्चे ट्रेंड होते हैं इस मामले में कि उन वो किसी भी फील्ड में जो है हार नहीं आती उनको। हम अनफॉर्चुनेटली बच्चे के पहले 6 साल टोटली डिस्ट्रॉय करते हैं, चाहे वो गली में खेलना चाह रहे हैं, चाहे वो मोबाइल पे कुछ किसी किस्म की भी गेम खेलना चाह रहे हैं। पबजी एक बहुत फेमस गेम हो गई थी कोविड के दिनों में, अगर आपको पता हो। लेकिन आप ही अगर बच्चों के बिहेवियर को कभी नोटिस करें, तो ये जो नई जनरेशन है हमारे पास, इनको फियर नहीं है। किसी का हाथ काट देना, सर अलग कर देना, हम्म। ब्लड किलिंग, ये सब इनके लिए नॉर्मल बातें हैं, वो इसको एंजॉय करते हैं। जबकि हमारी जनरेशन, मैं तो कम से कम अभी तक ऐसे सीन्स अवॉइड करती हूँ कि ये तशद्दुद फैलाने वाली बात है। अभी लिखा हुआ तो आ रहा होता है टीवी पे कि बच्चे ना देखें, लेकिन इस तरह के क्राइम्स में बहुत इजाफा होता जा रहा है कि इन्हीं तरह के गेम्स से बच्चों ने मुतासिर होके मर्डर्स भी किए हैं। स्कूल्स में लड़ाई झगड़े भी इतने ज़्यादा दिखने में आते हैं, और वो बच्चे वही एक्ट कर रहे होते हैं जो उन्होंने गेम्स में सीखा होता है, या एग्जैक्टली। फिर उनके ऊपर घरों में ये किया गया होता है। अगर फादर ने घर में पिटाई की है, तो बच्चे के वो यहाँ कहीं फिक्स हुई हुई है। अब जब उसको मौका मिलेगा, उसकी किसी फ्रेंड के साथ लड़ाई होगी, कोई मसला डेफिनेट। होगा, तो वो वही दोबारा से वो निकालेगा जो उसका यस, यहाँ फिक्स यस, हुआ हुआ यस, था। यस। और वो रिएक्शन है, एक्शन तो हम दे रहे हैं, रिएक्शन बच्चा दे रहा है, और ये फिर एक चेन बन जाती है। और यही बात पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि बच्चों को प्यार से, नरमी से समझाएं। और तशद्दुद तो मसले का हल नहीं है। डॉक्टर साहब, ये सेंसरी डिसऑर्डर भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेट कर रहा है? सेंसरी डिसऑर्डर ऑब्वियसली बाय बर्थ होता है, ओके। और इसमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली जब बच्चे पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न्स को डॉक्टर चेक करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है, वहाँ पे इतना थॉरली चेकअप होता है या नहीं होता। मगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है मदर का, क्योंकि मदर ही बच्चे को सबसे ज़्यादा लुक आफ्टर कर रही होती हैं। गो के लीड क्लास में आजकल गवर्नेंस आ गई हैं मदर्स की जगह पे, वो होती हैं या उनकी मेड्स होती हैं। मगर आपने देखना है कि बच्चे की आई मूवमेंट कैसी है। अगर आप कोई आवाज़ उसके इर्द गिर्द कोई आवाज़ है, तो वो उसको सुनता है, रिएक्ट उस कर रहा तरफ है? रिएक्ट कर रहा ओके। है, नहीं कर रहा। उसके हाथ पाँव की मूवमेंट कैसी है, उसका रोना, उसका हँसना, मतलब उसके सारे एक्शंस को बहुत क्लोज़ली मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। 1 साल की उम्र तक तो हम सिर्फ़ इसी वेट एंड सी में होते हैं कि बच्चा अभी बोलना शुरू करेगा, अब इसके दाँत निकलना शुरू हो रहे हैं, अब ये बैठना शुरू करेगा। लेकिन 3-4 साल की उम्र में ये अगर खुदा न ख़ास्ता प्रॉब्लम हो, तो ये सेंसरी डिसऑर्डर, तो ये सामने आ जाता है। क्योंकि बच्चा ग्रिप नहीं कर रहा, स्पून नहीं पकड़ पा रहा, पेंसिल या क्रेयॉन नहीं पकड़ पा रहा, तो आपको उसी वक़्त डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज़ सेंसरी जो है ना, ये आपकी सेंसेस से रिलेटेड है। आपकी सेंसेस डेवलप हुई हैं या नहीं हुई, इट डिपेंड्स कि बच्चे की आपने सारी हरकत को देखना है। वो बता नहीं सकता बोल के कि मुझे सुनाई कम दे रहा है या ज़्यादा दे रहा है, मुझे स्मेल आ रही है, नहीं आ रही है, मुझे टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि एट द एज ऑफ 5 वो इस काबिल होते हैं कि वो ये चीज़ें बता सकें, मगर उससे पहले मदर्स को एटलीस्ट मैं ये समझती हूँ कि 2 से 3 साल की उम्र में इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए, एंड देन दे नीड मेडिकल हेल्प। और उसके बाद वही बात आ जाती है कि वहाँ पर भी थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे कुछ फिजियोथेरेपीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, बिहेवियर थेरेपी भी आगे चल के काम आती है, साइकोथेरेपी, मतलब इसमें मल्टीपल थेरेपीज़ जो है वो ऐड अप होती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी कौन-सी सेंस वीक है, उसको डेवलप करने के लिए फिर एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं, तो फिर हम इस इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब,
दो टॉपिक्स जो है ना वो हम इंशाल्लाह सेकंड सेशन के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, पेरेंटल गाइडेंस जी, ज़रूर। ये और माइंड बहुत साइंसेस। इम्पोर्टेंट है। पेरेंटल गाइडेंस और माइंड साइंसेस के ऊपर अभी जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप उस पे थोड़ा सा जो है वो हाइलाइट्स अपनी या हमारी ऑडियंस तक उसकी अवेयरनेस पहुंचा दीजिएगा, जो एक ड्रग अब्यूज का है, जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में हमारे जो अडल्ट्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा जो है पाया जा रहा है। नबील, आपने ये जो अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर तो हम कितनी देर भी बात करें। आपने तो ड्रग अब्यूज़ डायरेक्टली ही कह दिया। इन शॉर्ट हम लोग इसको सब्सटेंस अब्यूज़ का नाम ओके देते हैं, ओके बिकॉज़ देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ मटेरियल ना जो कि इस्तेमाल हो रहा है। किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल अब्यूज़ हो जाता है, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड अब्यूज़। पहले तो हम इसको आइडेंटिफ़ाई करें कि ये मसला क्या है। नाउ इट इज़ बिकमिंग वेरी मतलब कॉमन, इतनी आम बात होती चली जा रही है। वही मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि चूँकि एजुकेशन से भी ताल्लुक़ है और साथ साइकोलॉजिस्ट भी, तो मेरे पास आजकल जो सबसे ज़्यादा रेशो है ना, वो उन बच्चों की है जो कि डिफरेंट किस्म की मेडिसिन्स या डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस जो है उनके एडिक्ट हो गए हैं। डॉक्टर साहब, ये किस स्टेज से आपके पास केसेस आ रहे हैं? ये आप एज कह स्टेज? सकते हैं कि ग्रेड 7 से स्टार्ट हो रहे ओके हैं। ग्रेड 7 से तो वो बच्चे हैं जो कि पेरेंट्स लेकर आ रहे हैं, पेरेंट्स जिनकी वजह से बहुत परेशान है, मगर इसका नॉलेज ग्रेड 3, 4, 5, 6 के बच्चों को भी है। बिकॉज़ उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये कि पेरेंट्स जो है हमारे पता नहीं क्यों इतने वीक क्यों हो गए हैं, हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। आप जिस स्टेज की बात तो कर रही हैं ये बहुत डेंजरस ये स्टेज है। बहुत डेंजरस है, आपके नॉलेज में शायद हो। कुछ 1-2 साल पहले चली थी एक ऐसी वबा फैली थी कि कुछ स्वीट्स में, कैंडीज़ में इस तरह का जो था ना एग्जैक्टली सब्सटेंस यूज़ किया एग्जैक्टली गया था। एग्जैक्टली। वहाँ से ये स्टार्ट हुआ, तो वो तो छोटे बच्चों को तो आइडिया ही नहीं होता। कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो एक पर्सनल रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ भी सामने आई कि कुछ कैफेटेरियाज हैं जो डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, बच्चों की बात कर रही हूँ कि ये स्कूल्स की बात है, तो उसमें वो कुछ ऐसा किसी भी प्रोडक्ट में ऐसी कोई चीज़ मिला देते हैं और फिर जब बच्चे उसके आदी होने लगते हैं तो देन उनका जो कोई भी मिडल मैन है, जो सप्लायर है, वो सामने आ जाता है और इन द फॉर्म ऑफ कैंडी और च्युइंगम, किसी भी चीज़ में ये ओके स्टार्टिंग। फिर मैंने एक बहुत हैरत अंगेज बात देखी जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। एक बहुत वेल नोन मेडिसिन है जो कि पेशेंट्स को ओल्ड एज में दी जाती है और गैबिका के नाम से, प्रीगैबलिन इसका फॉर्मूला है। मगर ये चीज़ ऐसी है कि इसको बच्चों ने बहुत बुरी तरह से जो है ना, इससे बच्चे बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। आई डोंट नो हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, बिकॉज इट वाज अ मेडिसिन। नींद की दवाइयाँ, सुकून की दवाइयाँ, रिलैक्सेशन की, डिप्रेशन में जो हम डिफरेंट मेडिसिन देते हैं, तो ये मेडिसिन क्यों कहते हैं कि बच्चे दवाइयाँ जो है वो बच्चों की बच्चों की पहुंच पहुंच से से दूर दूर रखें। रखें। ये इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी मेडिसिन अगर आप लेंगे और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब मेरे सामने 1-2 केसेस ऐसे हैं, मैं स्कूल का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन उसी स्कूल में कम अज़ कम भी 70 स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे टोटली ओके एडिक्टेड हैं और अफेक्टेड हैं। ओके उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स नहीं दिए और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे स्कूल्स की मैनेजमेंट के ऊपर भी। बहुत बड़ी बात कर रही हूँ मैं, एग्जैक्टली। लेकिन ये बहुत बड़े-बड़े स्कूल्स हैं, इनका नाम तो खैर हम नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते, मगर चूँकि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, जब इस तरह के इश्यूज़ लेकर पेरेंट्स आते हैं, तो आई मस्ट हैव टू आस्क, और जब हम डिग आउट करते हैं तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। इवन अल्कोहल इतनी कॉमन हो गई है और उसकी वैरायटी ऑफ अल्कोहल जिसमें जो बहुत पुअर क्वालिटी की है, दैट इज़ पॉइज़नस, जो कि बच्चों की जान भी ले चुकी है। ये चीज़ें मीडिया पे हाईलाइट नहीं होती। गो कि गवर्नमेंट ने, फेडरल पुलिस ने कुछ काफ़ी एक्टिविटीज़ स्टार्ट की भी हैं, मगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ तो खैर टोटली इसका गढ़ बन चुकी हैं और ये एक अब ये एनर्जी वबा। ड्रिंक्स भी तो है ना डॉक्टर साहिबा उस? एनर्जी ड्रिंक्स आर टोटली डेंजरस, ये बच्चों ओके के लिए बहुत नुकसानदेह है। इससे कोई एनर्जी आपको हासिल नहीं होती। हाँ, वो एक, देखिए, माइंड सेट बहुत काम। क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब हम लोग इंस्टीट्यूट्स में थे ना उस वक्त मैट्रिक या अपर लेवल के ऊपर जाकर बच्चे कभी कभार एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, रेड बुल आ गई। अभी तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 4 से 5 ईयर का जो बच्चा है वो बड़ी अग्रेसिवली जो है इन ड्रिंक्स को अडॉप्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसके पीछे क्वेश्चन मार्क, उसकी यही सवाल है कि आखिर उसमें ऐसा क्या है? अगर उसमें अब हम रिसर्च बेस पे चले जाएँ,
तो चलिए 2-1 तो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं जिनके एनर्जी ड्रिंक्स में किसी हद तक 1-2 ऐसे केमिकल्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि जो भी बच्चे आजकल के माशाल्लाह इतने तेज़ हैं, नाम सुनते हैं, उसको सर्च करते हैं और उसको फिर अब्यूज़ में ले जाते हैं। द पॉइंट इज़ कि 1-2 ऐसे हैं जिनको देखें किसी के ऊपर कोई वर्कलोड है, किसी ने अपनी कोई सबमिशन करानी है, तो वन्स इन अ ब्लू मून तो आपने ले लिया, दैट्स ओके। लेकिन अगर आप इसको रिगरस दिन में 2-2 दफ़ा लेना शुरू करेंगे तो आप इतनी जल्दी मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ भी चले जाएँगे, आपका ब्रेन इससे इफ़ेक्ट होगा, आपकी हेल्थ इससे इफ़ेक्ट होगी और आपका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। सबसे बड़े चांसेस ये हैं कि आपका लाइफ स्पैन, अब किडनी डिज़ीज़, किडनी फेलियर के इतने केसेज़ आ रहे हैं, एसआईयूटी सेन, आपको पता है ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पर क्योंकि स्टेंग का नाम लेना इज़ मैंडेटरी, क्योंकि इसके ऊपर तो वार्निंग्स इशू हो गई हैं। तो इतना कॉमन है ये ड्रिंक और उसमें आपको पता है कि प्रॉपर फूड कलर्स हैं, नहीं है, और ये चीज़ें बहुत डेंजरस होती हैं। ये तो एक कॉमन आम बिकने वाली ड्रिंक की हम बात करें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हिडन ड्रिंक्स हैं मार्केट में अवेलेबल जो कि एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते, दे आर समथिंग एल्स। तो अगर आपको लगता है कि हम इतनी ओपन बात कर सकते हैं तो मैं इस पे रोशनी डालूं, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। बच्चों को, पेरेंट्स को खास तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की तमाम चीज़ों से बच्चों को दूर रखें। इवन शुगर का एक्सेसिव इस्तेमाल बहुत डेंजरस है। तो अब तो ये कैंपेन भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आप चीनी छोड़ दें, ये भी एक तरह का पॉइजन ही एग्जैक्टली। है। तो बात तो वहीं पे आके रुकती है कि पेरेंट्स शुड बी देयर और पेरेंट्स को गाइडेंस की ज़रूरत है। उनको अपनी जितनी भी मसरूफियत हो, कुछ भी हो, बच्चे उनका सासा है, वो हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ है। तो उनको सपोर्ट करना, उनका ख्याल रखना, उन पे तवज्जो देना, अगर हम ये नहीं करें तो फिर हमारा क्या फ़ायदा इन सारी बातों का? हमारा पैसा कमाने का क्या मकसद है? कोई स्टेटस, क्लास कुछ भी मेंटेन करना है तो बच्चों की खातिर ही करना है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है लेकिन दे आर हेल्पलेस। उनको उनको बच्चा हाथों से जाता नज़र आ रहा है कि जो बच्चा उठ ही नहीं पा रहा, उसने इतना सब्सटेंस यूज़ कर लिया है और इतना पैसा उसमें जा रहा है, और इसमें इस तरह के इश्यूज़ भी आगे देखने में आए हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट्स को भी मिसयूज़ किया है, उनके नॉलेज के बगैर पता नहीं बायोमेट्रिक्स को एक्टिव किया है, किसी तरह से लाखों रुपए निकाले हैं। तो ये तो बहुत एक सीरियस केस बनता चला जा रहा है और ये एक डिज़ास्टर बन जाएगा। जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ सामने, मेरे पास जितने केसेस आ चुके हैं या मेरी कोलीग्स डिस्कस करती हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। दिस इज़ अलार्मिंग, वेरी मच अलार्मिंग। हमारी यूथ बर्बाद हो रही है। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच आपके टाइम देने का, और आपकी वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशंस उन पेरेंट्स तक पहुंची हैं जो आई थिंक उनको इसकी ज़रूरत भी है, और आप इस माशरे के अंदर अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू हेल्प आउट भी कर रही हैं। लास्ट के ऊपर हमारी ऑडियंस को ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे की, मैं फिर वही बार बार कहता हूँ कि बाकी लेवल्स बाद में है, जो बच्चे का स्टार्टअप लेवल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आप कोई बिल्कुल। शॉर्ट मैसेज प्लीज़ देना चाहें तो। देखिए नबील, इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो यही है कि पेरेंट्स की तवज्जो। अब तवज्जो का मतलब ये नहीं है कि आपने फ़ीस पे कर दिया, आपने अरेंजमेंट कर दिया अच्छे ट्यूटर का, आपने अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया है, ब्रांडेड कपड़े पहना दिए। नो, दिस इज़ नॉट योर तवज्जो। आपकी तवज्जो ये है कि आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आपको पता हो कि वो किस क्लास में, किस तरह के लड़कों के या लड़कियों के साथ उठता बैठता है, क्योंकि लड़के और लड़की का डिफरेंस नहीं है। इस अब्यूज़ में हर जेंडर के बच्चे शामिल हैं। और दूसरी बात ये कि नोटिस करें कि आपके बच्चे की रूटीन में कोई चेंज तो नहीं आ रही। अगर वो सो रहा है, बहुत ज़्यादा सो रहा है, तो क्यों सो रहा है? अगर वो जाग रहा है या बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हुआ हुआ है, तो क्यों हुआ हुआ है? ही और शी शुड बी नॉर्मल, और उसको एक नॉर्मल एक्टिविटी करनी चाहिए। उसका खाना पीना, उठना बैठना, उसकी रूटीन वर्क सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। और ये आप ही की नज़र, आप ही की तवज्जो का जो है ना, उसी की वजह से ये पॉसिबल है कि आप उसको 100% तवज्जो दें, अपने फुल इमोशंस जो है उसके साथ कनेक्ट रखें। एक देखिए इमोशनल बॉन्डिंग होती है, वो जब तक बच्चों की और पेरेंट्स की नहीं होती, बच्चे अपने मसाइल पेरेंट्स से शेयर करते हुए हिचकिचाएंगे या उनसे छुपाएंगे, तो इट इज़ नॉट प्रॉपर पेरेंटिंग। और और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर आपको लगता है कि बच्चे के बिहेवियर में कोई एबनॉर्मेलिटी है, वो ज़रूरत से ज़्यादा सुस्त हो रहा है या ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, तो गो फॉर द हेल्प। थेरेपिस्ट आर देयर, आजकल तो बहुत ज़्यादा थेरेपिस्ट अवेलेबल है, और साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट आपकी हेल्प के लिए ही अवेलेबल है, और आप ज़रूर उनसे हेल्प लें।
कंसल्टेशंस लें। अपने लिए भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई इशू आ रहा है वर्क प्लेस पे, किसी किस्म की कोई हरासमेंट है, कोई भी इशू है, तो गो टू द थेरेपी। थेरेपी इज़ फॉर योर हेल्प। ये आपकी हेल्प के लिए ही कोर्सेज करके लोग आते हैं। सो यू नीड टू गेट हेल्प।